चलिए आ जाए। हेलो बच्चों, आज फिर हम लोग नए वीडियो के साथ शुरू करने वाले हैं। और कल हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा था उस टॉपिक का नाम था शुक्र जनन। टॉपिक का नाम कल जो हमने पढ़ा था उस टॉपिक का नाम था युग्मक जनन। नहीं, इस टॉपिक को हमने क्या कर लिया था, यानी कि गैमेटोजेनेसिस को हमने पढ़ लिया था। सही। और गैमेटोजेनेसिस क्या था, तो हम लोग बोले थे कि युग्मक की निर्माण है ना, युग्मक के निर्माण करने की प्रक्रिया थी। युग्मक निर्माण होने की क्या थी, युग्मक निर्माण होने की प्रक्रिया थी। इसके बारे में हम लोग कल डिस्कस कर लिए थे और आपको बताया थी कि युग्मक जो निर्माण है वो दो टाइप का होता था। पहला जो था जो कल हम लोग पढ़े थे पिछले वीडियो में, उसमें था है ना शुक्र जनन। पहला था, उसका नाम क्या था, शुक्र जनन, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ा था। और दूसरा जो टाइप था जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है अंड जनन। इसका नाम क्या है, अंड जनन, यानी कि oogenesis। अच्छा, स्पर्मेटोजेनेसिस में हम लोग नर युग्मक यानी कि शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को पढ़ते हैं। नहीं, और अंड जनन में हम लोग आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया। मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया, यानी कि हम अंडाणु किस तरह से मादा में बनता है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए फिर शुरू करते हैं आज का अंड जनन की प्रक्रिया। चलिए, अब हेडिंग आपको मार दिया जाए। अच्छा, उससे पहले, पढ़ाने से पहले थोड़ा आपको एक क्वेश्चन लेते हैं, और ये क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में छूट गया था। पहले क्वेश्चन आपको बता दूं कि अंडाशय है ना, अंडाशय यानी कि ओवरी का आंतरिक संरचना का वर्णन करें या फिर चित्र बनाएं। वर्णन करें या फिर चित्र बनाएं। ये क्वेश्चन हम लोगों का छूट गया था। अच्छा, इस क्वेश्चन को यहाँ पे लेने का कारण है कि आगे का जो टॉपिक oogenesis है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। यहां से हम लोग रिलेट करेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए, एनसीईआरटी में इसका डिफिनेशन कुछ लिखता है। अगर हम आंसर लिखने की बात करें, एनसीईआरटी लिखता है कि अंडाशय की जो दीवारें होती है, अंडाशय की दीवार है ना, अंडाशय जो है, लिख देते हैं, अंडाशय जो बना होता है वो पतली उपकलीय यानी कि इपीथीलियम से, और इसके अंदर जो होता है ये होता है बाहर। इसको लिखेंगे बाहर, जो होगा बाहर की ओर हो जाएगा पतली उपकलीय उत्तक, और अंदर की ओर होगा, अंदर है ना, अंतर लिखा गया, अंदर लिखते हैं, अंदर की ओर जो होता है उसको हम कहते हैं अंडाशय पीठिका। उसको हम कहते हैं अंडाशय पीठिका कहते हैं। ठीक है, बाहर की ओर क्या हो गया, बाहर की ओर हो गया उपकलीय, पतली उपकलीय का अस्तर हो जाएगा, और अंदर की ओर होती अंडाशय पीठिका। फिर देखो, इस अंडाशय पीठिका है ना, इसके भी दो भाग होते हैं। इसको बाहर वाले को कहते हैं हम लोग बलकुट कहते हैं, और अंदर वाले को हम लोग कहते हैं मेडुला कहते हैं, यानी कि मध्यांश कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं, अंदर वाले को कॉर्टेक्स कहते हैं,
और बाहर वाले कॉर्टेक्स कहते हैं, अंदर वाले को हम लोग मेडुला कहते हैं। ये क्या है तो देखो सारी बातें को हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं, आप उसमें है ना सारी चीजें दिख जाएगा आपको। चलिए अगर हम लोग अंडाशय का अगर डायग्राम बनाया जाए तो इस तरह का हम लोग डायग्राम बना लेंगे, ठीक है, इस तरह का डायग्राम बना लेंगे। इस तरह से डायग्राम अगर बना तो इसमें जो ये दीवारें हो जाएंगी, है ना, ये जो दीवारें हो जाएंगी ये पतली दीवारें कहलाएंगी, ठीक है। ये पतली दीवारें आपकी किसकी कहलाएंगी, तो ये पतली दीवारें हो जाएंगी उपकलीय उत्तक की। तो हम नाम लिख देते, जो पतली दीवारें है इसका नाम लिखेंगे हम उपकलीय उत्तक का, उपकलीय उत्तक का, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे इपिथेलियल लेयर, है ना, इपिथेलियम का लेयर हो गया, ठीक है। अब देखो क्या बोले, अंदर क्या होता है, तो अंदर वाली ये जो रीजन है इसको हम कहते हैं पीठिका। ये जो आपको रीजन दिख रहा है इसको हम कहते हैं पीठिका कहते हैं, यानी इंग्लिश में कहते हैं इसको अस्ट्रोमा कहते हैं। इसको अस्ट्रोमा, किसका अस्ट्रोमा है भाई, तो अंडाशय का है, इसलिए हम इसको कहते हैं ओवेरियन अस्ट्रोमा। इसको हम कहते हैं ओवेरियन अस्ट्रोमा, यानी कि इसको कहते हैं अंडाशय पीठिका कहते हैं, ठीक है। यहां तक हो गया। फिर आपको हम क्या बोले, आपको फिर हमने क्या बोला है कि अंडाशय जो पीठिका है, अंडाशय जो पीठिका है इसमें दो भाग होता है। ये जो आपको बाहर वाला भाग, ये वाली रीजन दिख रही है ना, ये वाली जो बाहर आपको दिख रही है इसको हम बोल देंगे बलकुट, इसको हम बोल देंगे बलकुट, है ना, इसको हम बोल देंगे बलकुट। और जो इससे अंदर वाली जो भाग है, ये वाली जो सारी भाग हो जाएंगी इसको बोल देंगे मेडुला या मध्यांश। अब सुनो सर, मेडुला में क्या होता है और मध्यांश में क्या होता है, तो हम बोलेंगे ये जो आपको मध्यांश दिख रहा है इसमें बहुत सारी रक्त की नली होंगी, है ना, इसमें क्या हो जाएंगी, रक्त की नली हो जाएंगी। और क्या होगा, रक्त की नली हो जाएगी और हो जाएगा तंत्रिका तंतु हो जाएगा, इसमें बहुत सारे तंत्रिका तंतु होएंगे इसमें, ठीक है, नर्व फाइबर्स रहेंगे। ये तो रहा किसमें, ये रहा रीजन रहा कौन सा रीजन में, मध्यांश वाले रीजन में रहा। और बाहर जो ये दिख रहा है इसको बोलेंगे कॉर्टेक्स। अब कॉर्टेक्स में स्पेशल, है ना, स्पेशल इसमें ओवेरियन फॉलिकल्स का ग्रो होता है। देखिए इसमें कॉर्टेक्स में बहुत सारा ओवेरियन, है ना, फॉलिकल्स होगा। जैसे हम नाम लिखना शुरू करते हैं, देखो इसमें हो जाएगा बहुत सारा जो हो जाएगा इस तरह से फॉलिकल्स होगा, है ना। इसको हम लोग नाम देते हैं, इसको हम लोग नाम देते हैं, इसको कहते हैं हम लोग प्राइमोडियल सेल, इसको कहते हैं प्राइमोडियल सेल कहते हैं, या इसी का नाम होता है आदि जनन कोशिका, आदि जनन कोशिका या नर जर्म कोशिका, ये मादा जर्म कोशिका भी कह सकते हैं, ठीक है। ये हो गया प्राइमोडियल सेल। फिर आगे चलने के बाद क्या होगा, आगे ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा प्राइमरी फॉलिकल्स में। देखो अंदर होगा ओसाइट, है ना, इस पे ढेर सारा जो हो जाएगा ग्रेनुलोसा सेल हो जाएगा। इस पे ग्रेनुलोसा क्या हो जाएगा कि एक परत होगी, तो हम लिखेंगे इसमें जो हो जाएगा ये बाहर की ओर है ग्रेनुलोसा सेल, ग्रेनुलोसा सेल, ग्रेनुलोसा सेल हो जाएगा, जिसकी एक परत होगी, इसकी एक परत होगी, ठीक है, इसमें एक परत होगा। और ये पूरा जो सेल है, पूरा जो सिस्टम है ना, और इसके बीच में जो न्यूक्लियस होगा इसको कहेंगे प्राइमरी oocyte, इसको बोलेंगे प्राइमरी oocyte बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्राइमरी oocyte। और इसको जब पूरा संरचना को, इस पूरे संरचना को देखो, इपिथेलियम का नाम हम लोग यहां लिखते हैं, ठीक है, तो यहां से आपको मिटा रहे इपिथेलियम। चलो यहां पे लिख दिया जाए, इसको कहेंगे उपकलीय उत्तक। क्या बोलेंगे इसको, उपकलीय
उत्तक या इपिथेलियम बोलेंगे, इपिथेलियम बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब कंटिन्यू करते हैं। इस पूरे जो संरचना है इसको हम नाम देते हैं, इसको कहते हैं फॉलिकुलर सेल, प्राथमिक पुटक कहते हैं, या प्राइमरी फॉलिकुलर कहते हैं, प्राइमरी फॉलिकुलर सेल कहते हैं, प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं, प्राइमरी फॉलिकल कहेंगे। ठीक है, इसको बोल देंगे प्राइमरी फॉलिकल, इसको कह देंगे। ठीक है, आगे चलिए और देखिए आगे इसमें और परिवर्तन होगा। ये हो गया प्राइमरी फॉलिकल। आगे चलने के बाद ये तो सेकेंडरी प्राइमरी ओसाइट तो रहेगा। ठीक है, इसमें अब जो है एक के जगह ये जो ग्रेनुलोसा सेल एक लेयर की जगह इस पे मल्टीपल 2 से ज्यादा हो जाएगा, इस पे 2 से ज्यादा सेल हो जाएंगे, ग्रेनुलोसा सेल हो जाएंगे, और साथ ही इसमें एक थीका बन जाएगा, इसमें एक क्या बन जाएगा, चारों ओर थीका बन जाएगा। इस संरचना को हम लोग बोलेंगे, इस संरचना को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल, यानी कि बोलेंगे इसको द्वितीयक पुटक बोलते हैं, या फिर इसी को कहते हैं सेकेंडरी फॉलिकल्स। क्या बोलते हैं इसको, सेकेंडरी फॉलिकल बोलते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल बोलते हैं। सेकेंडरी फॉलिकल के बाद इसमें और परिवर्तन होगा। और क्या परिवर्तन होगा, तो अब देखो है ना, सेकेंडरी के बाद फिर से लग रहा है इसको मिटाना पड़ जाएगा, इसको यहीं पे आपको दिखा दिया जाए कि ये जो है पतली उपकला उत्तक ये वाली लेयर हो गई। ठीक है, चलो चलिए आगे फिर क्या बोला जाए। अब देखो ये जो इसमें देखो अंदर की ओर क्या है, प्राइमरी ओसाइट है। अब जो है अब अगला बनेगा तृतीयक पुटक। इसमें क्या होगा कि जो प्राइमरी ओसाइट है इसमें होगा प्रथम प्राइमरी है ना, प्राथमिक अर्ध विभाजन होगा, जिससे इसमें बन जाएगा सेकेंडरी ओसाइट। अब इसमें जो हो जाएगा इसका नाम हो जाएगा सेकेंडरी ओसाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, और एक बनेगा प्राइमरी पोलर बॉडी, यानी कि ध्रुवीय का है, प्राइमरी पोलर बॉडी बन जाएगा। ठीक है, अब इसकी तृतीय पुटक की खासियत क्या होगी, तृतीय पुटक की खासियत क्या हो जाएगी, इसमें तो फॉलिकुलर सेल तो रहेगा ही। ठीक है, फॉलिकुलर सेल तो रहेगा ही, लेकिन क्या होगा, फॉलिकुलर सेल के बीच में एक एंट्रम बन जाएगा, एक खाली स्पेस बन जाएगा। ठीक है, इसके चारों ओर आपका फॉलिकुलर सेल रहेगा, इसके चारों ओर फॉलिकुलर सेल रहेगा। ठीक है, फॉलिकुलर सेल रहा, और ये जो थीका आपको जो बना था, ये जो थीका बनेगा, अब ये 2 लेयर का हो जाएगा, एक बाहर की ओर हो जाएगी और एक अंदर की ओर हो जाएगी। अब इसका नाम देखो चेंज हो जाएगा, अब इसको कहेंगे हम थीका एक्सटर्ना, इसको बोलेंगे थीका एक्सटर्ना बोलेंगे, और इसको बोलेंगे हम थीका इंटरना, इसको बोलेंगे थीका इंटरना। ठीक है, और सबसे खासियत है कि तृतीयक पुटक में जो खाली स्पेस है इसको हम कहते हैं एंट्रम कहते हैं, है ना, इसको कहते हैं एंट्रम, क्योंकि इसमें एक तरल भरा रहता है ना, तरल गुहा कहते हैं, इसमें एक तरल भरा रहेगा, इसे हम तरल गुहा कहते हैं। ये सारी संरचना हो गई किसकी, सारी संरचना हो गई तृतीयक पुटक की, सारी संरचना किसकी हो गई, तो सारा जो ये स्ट्रक्चर हो गया, सारा जो स्ट्रक्चर है किसका हो गया, ये तृतीयक पुटक का हो गया, तृतीयक पुटक यानी कि टर्सरी फॉलिकल्स का स्ट्रक्चर हो गया। टर्सरी जो है अब डायरेक्ट इसमें अब चेंज होगा, और आगे देखो यही स्ट्रक्चर पूरा बनना है। ठीक है, अब आगे जब मेच्योर होगा, परिपक्व हो जाएगा, जब यही स्ट्रक्चर तृतीयक जब परिपक्व होगा तो उसे हम नाम देंगे ग्राफियन फॉलिकल्स। नाम क्या देंगे, ग्राफियन फॉलिकल्स नाम देंगे,
है ना, इसका नाम ग्राफियन फॉलिकल्स देंगे, यानी कि परिपक्व पुटक नाम देंगे, परिपक्व पुटक नाम इसका हम दे देंगे। ठीक है, अब क्या होगा, ग्राफियन पुटक जो है जब मासिक धर्म देखो 14-28 दिन का होता है। मासिक धर्म होता है 28 दिन का। 28 दिन में 14वां दिन यानी कि हाफ डेज में, है ना, इसमें क्या होगा, अंडोत्सर्ग होता है। अंडोत्सर्ग का अर्थ होता है अंडाणु का बाहर निकलना। ग्राफियन पुटक फूलने से क्या निकलेगा, अंडाणु बाहर निकलेगा। तो देखो यहाँ पे सेम होगा, यहाँ पे होगा अंडोत्सर्ग की क्रिया, यहाँ पे क्या हो जाएगी, अंडोत्सर्ग की क्रिया हो जाएगी, अंडोत्सर्ग की क्रिया हो जाएगी। सही, अंडोत्सर्ग की क्रिया होने का अर्थ क्या हो गया, ये जो आपका ग्राफियन फॉलिकल है, ये जो ग्राफियन फॉलिकल्स है, ये फट जाएगा। ये क्या हो जाएगा, फट जाएगा, है ना, फट जाएगा। और अंडाणु जो है यानी कि सेकेंडरी oocyte इससे बाहर निकल जाएगा। ये आपका सेकेंडरी oocyte हुआ। ठीक है, इससे बाहर निकला। अब सेकेंडरी oocyte बाहर निकलने के बाद ये जो बचता है, इसको आगे चल के इस भाग को हम लोग कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। नाम इसको कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। अच्छा, इससे ये खास स्पेशल है, इससे एक हार्मोन निकलता है जिसको हम कहते हैं FSH। ठीक है, इससे जो हार्मोन निकलेगा उसको कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन। इसको हार्मोन को कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकलता है। किससे, कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकलता है। फिर कुछ दिन के बाद क्या होगा, ये फिर है ना खत्म हो जाएगा, डिजेनरेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और इस स्ट्रक्चर को कहते हैं कॉर्पस एल्बिकन्स। क्या कहते हैं, कॉर्पस एल्बिकन्स कहते हैं। और इस तरह से पीला होके फिर क्या हो जाता है, ये खत्म हो जाता है। ये आपका अगर आएगा लघु उत्तरीय या दीर्घ में आए अंडाशय की संरचना, तो ये आप लिख सकते हैं। अच्छा, आगे चल के oogenesis में देखो, यही प्रोसेस अभी हम आगे लिखने वाले हैं। एक बार फिर से आपको समझा दूं। देखो यहाँ पे अंडाशय बोला जाएगा, आप डायग्राम बनाएं तो अंडाशय जो है 2 लेयर से मिलके बनी होगी। बाहर की जो ओर होती है ये वाली, है ना, इसको हम कहते हैं उपकलीय कहते हैं, या फिर एपिथेलियम की पतली दीवारें होती है। ठीक है, और अंदर वाला जो पूरा पार्ट है उसको हम कहते हैं, अंदर की ओर जो होता है उसको हम अंडाशय पीठिका कहते हैं। ठीक है, उसको हम बोलेंगे अंडाशय पीठिका। अंडाशय पीठिका में 2 भाग हो जाएंगे। एक जो आपको पूरा पेरीफेरी यानी कि किनारों पर है उसे हम बोलेंगे बलकुट बोल देंगे, कॉर्टेक्स बोलेंगे। और जो अंदर है जिसमें बहुत सारी रक्त नली होती है, तंत्रिका तंतु होता है, उसे हम मध्यांश या मेडुला कहते हैं। अब यहाँ इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा है कि इसमें देखो फॉलिकल्स का परिवर्धन यानी कि ग्रो होता है, विकास होता है। तो देखो, अगर इसका परिवर्धन आपसे पूछा जाए कि फॉलिकल्स का परिवर्धन कैसे होता है, तो सबसे पहले हो गया प्राइमोर्डियल सेल, जिसे बोलेंगे आद्य जनन कोशिका, है ना। इसी को हम ओगोनिया भी यहाँ पे बोलेंगे, इसको हम ओगोनिया भी यहाँ पे बोल देंगे अभी। ठीक है, इसी में से कुछ सेल क्या बन जाएगा, ओगोनिया। याद रखना, ओगोनिया। ठीक है, ओगोनिया की सेल अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज अवस्था में, है ना, कन्वर्ट हो जाता है। इसके चारों ओर इस अवस्था को हम प्राथमिक पुटक कहते हैं, और इसके बीच में न्यूक्लियस को कहते हैं 1 डिग्री oocyte, प्राथमिक oocyte। इस पे एक लेयर ग्रेनुलोसा की सेल होती है जिसको हम प्राथमिक पुटक कहते हैं। फिर आगे इसमें डेवलपमेंट होगा, और जो प्राथमिक पुटक है इसमें बहुत सारे जो है ग्रेनुलोसा के लेयर आ जाएंगे, सेल आ जाएंगे, और साथ में एक एक्सटर्ना आ जाएगा जिसको, है ना, एक थिक्का आ जाएगा। इसको बोलेंगे थिक्का, इसको बोलेंगे, है ना, थिक्का बोलेंगे। थिक्का आया, थिक्का जो है ना, इस स्ट्रक्चर पूरा को हम कहते हैं द्वितीय पुटक बोलते हैं।
सेकेंडरी फॉलिकल्स बोलेंगे, सेकेंडरी फॉलिकल्स फिर डेवलप होके बन जाएगा टर्सरी फॉलिकल्स। आपसे बार बार टर्सरी फॉलिकल्स के बारे में पूछा जाता है, तो देखो टर्सरी फॉलिकल्स में क्या हुआ, अब यहां जो प्राइमरी oocyte था इसमें अब जो रुका हुआ था कौन सा डिवीजन, प्रोफेज 1 में जो मियोसिस का प्रोफेज 1 है उसमें रुका हुआ था प्राइमरी oocyte, यहां पे कंप्लीट होगा और बना लेगा सेकेंडरी oocyte और साथ में बनाएगा एक छोटा सा सेल जिसे हम कहते हैं प्राइमरी पोलर बॉडी, और साथ में एक कैविटी बन जाती है। इस कैविटी जो इसकी खासियत को दर्शाता है कि इसको कहते हैं एंट्रम कहते हैं। तृतीयक पुटक की खासियत है कि इसमें जो होता है एंट्रम होता है जिसमें लिक्विड भरा रहता है, यानी कि तरल भरा रहता है, एक गुहा खाली स्पेस है, ठीक है। तो इसमें तृतीयक पुटक में ही स्पेशल पाया जाता है, द्वितीयक फॉलिकल्स में नहीं, प्राइमरी फॉलिकल्स में नहीं पाया जाएगा। अब इसके चारों ओर जिसमें देखो एक थीका था, सेकेंडरी फॉलिकल्स में एक थीका था, लेकिन इसमें 2 थीका बन गया, तो बाहर वाले को कहते हैं थीका एक्सटर्ना और अंदर वाले को कहते हैं थीका इंटरना, अंदर हो गया, ठीक है। अब ये हो गया, अब देखो पूरा क्या होगा, ये मैच्योर होगा, मैच्योर होने पर इसी का नाम है ना, इसी में एक जोना पेलुसिडा का लेयर आ जाता है, इसी में जोना पेलुसिडा का लेयर चलाता है। अब इसको हम कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल्स कहते हैं, यानी कि इसको कहते हैं परिपक्व पुटक कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जब 14वां दिन होगा, मासिक धर्म का 14वां दिन होगा, अंडोत्सर्ग होगा, अंडोत्सर्ग में ये सेकेंडरी oocyte है, ये बाहर हो जाएगा सेकेंडरी oocyte, इस घटना को हम अंडोत्सर्ग कहते हैं, ओव्यूलेशन कहते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, अंडाणु तो बाहर आ गया, अब इसमें फेट ये है निषेचन होगा या निषेचन नहीं होगा, वो आगे की प्रोसेस है। लेकिन बाकी हम अंडाशय में देखेंगे कि इसके बाद जो है ये बच जाता है जो भाग, उसको कहते हैं अब कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम का खासियत है कि इससे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज होता है। चलिए आगे देखें। अब देखो कॉर्पस ल्यूटियम और जो है डीनेचर होता जाता है, डिग्रेड होता जाता है ना, और बन जाता है कॉर्पस एल्विकेंस, और इस रूप में क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ये आपका साइकिल रहा किसका, फॉलिकल्स का परिवर्धन का साइकिल भी रहा, डेवलपमेंट का, और अंडाशय की संरचना भी रहा। अब इसी का इस्तेमाल हम oogenesis में करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको डायग्राम बना दिया, वहां पे बातें हम लिखेंगे और आप बस समझना है आपको। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब टॉपिक जो है अंड जनन को शुरू करते हैं। चलो हेडिंग मार लो, अंड जनन, ठीक है। टॉपिक का नाम क्या हो गया, अंड जनन, यानी कि oogenesis, oogenesis, ठीक है, oogenesis। चलो अब थोड़ी पहले डिफिनेशन देख लें, आ जाओ डिफिनेशन पढ़ते हैं। परिभाषा क्या हो जाएगा, तो वही लिखेंगे, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा, वह प्रक्रिया जिसमें क्या लिखेंगे, जिसमें मादा के प्राथमिक जनन अंग, यानी कौन सा, यानी कि अंडाणु, सॉरी अंडाणु नहीं, अंडाशय ना, तो लिखेंगे अंडाशय, अंडाशय, अंडाशय में, अंडाशय में मादा युग्मक, मादा युग्मक यानी कि क्या, अंडाणु यानी कि ओवम का क्या होता है, ओवम का क्या होता है, निर्माण होता है। इस पूरी प्रक्रिया को ही हम क्या बोलेंगे, oogenesis यानी कि अंड जनन बोलेंगे। चलो 2-3 पॉइंट और थोड़ी इसके बारे में लिख दिया जाए कि अंड जनन जो है, अंड जनन जो है ना, अंड जनन, अंड जनन शुक्र जनन से, शुक्र जनन से अलग प्रक्रिया है, अलग प्रक्रिया है। क्यों भाई, तो लिखेंगे क्योंकि, क्योंकि यह
यह जो होता है मादा भ्रूण के अंडाशय से शुरुआत होती है, लेकिन शुक्र जनन की क्रिया कब होता था, पुरुषों में कब होता था, तो जब वो यौना आरंभ यानी कि 14-12 से लेकर 16 वर्ष की स्टेज में आता है तब स्टार्ट होता है। लेकिन ये जो अंड जनन की क्रिया है ना, वो मादा जब अपनी माँ के गर्भ में होती है तो उसी वक्त गर्भ में रहते वक्त ही उसके अंडाशय में अंड जनन की क्रिया स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो वही बात आपको लिखे हैं कि मादा भ्रूण के अंडाशय में ही क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। जब बच्चा, जो मादा बच्चा होगा, जब माँ के गर्भ में होगी उसी वक्त, है ना, उसी वक्त उसके अंडाशय में अंड जनन की प्रक्रिया शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, तो ये बातें यहां तक आपको लिखा गया। अब हम लोग शुरू करते हैं, है ना, अब हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, अब शुरू करते हैं अंड जनन की प्रक्रिया के बारे में स्टेप बाय स्टेप। तो अब हम लोग शुरू करते हैं अंड जनन की प्रक्रिया समझते हैं। अंड जनन की प्रक्रिया समझते हैं। देखो, अंड जनन की प्रक्रिया अगर समझेंगे ना तो हम लोग इसको अभी आपको बोले कि ये शुक्र जनन से अलग है, शुक्र जनन से क्या है, अलग है, तो इसको पढ़ने का तरीका भी अलग होगा। तो हम इसको 4 भाग में बांट देते हैं। पहला जो भाग है उसको बांटते हैं, है ना, कि जन्म से पूर्व, यानी कि बेबी जो है जन्म से पहले के बारे में हम लोग देखेंगे, यानी कि बिफोर बर्थ। ठीक है, बिफोर बर्थ देखेंगे। ठीक, और दूसरा जो स्टेप देखेंगे वो हम लोग देखेंगे जन्म से लेकर यौना आरंभ तक, यानी कि जब प्यूबर्टी आती, यौना आरंभ तक यानी कि प्यूबर्टी तक, यानी कि जन्म से अगर बोले कि बर्थ से लेकर कहां तक देखना है आपको, प्यूबर्टी तक देखना है कि क्या चेंज आता है। और तीसरा हम लोग देखेंगे यौना आरंभ के बाद, यौना आरंभ के बाद देखेंगे, यौना आरंभ के बाद देखेंगे, यानी कि आफ्टर बर्थ। फिर इसको हम आफ्टर बर्थ देखने वाले हैं। और अंत में हम लोग कर लेंगे अंडोत्सर्ग। इसको लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, उसी में आ जाएगा। तो अंडोत्सर्ग लिख लिए। हम लोग इस स्टेप में बांट के पढ़ने वाले जन्म से पूर्व, आफ्टर बर्थ क्या हो रहा है, फिर जन्म से लेकर यौना आरंभ तक किस तरह से अंडाशय में फॉलिकल्स का ग्रो या अंडजन की प्रोसेस होती है, फिर यौना आरंभ के बाद या आफ्टर बर्थ या अंडोत्सर्ग। चलो अब अगला स्लाइड में हम इसको फिर से लिख देते हैं। चलिए अब यहां पे हम लोग बारी बारी से एक्सप्लेन करते हैं। पहला हम लोग लिखे, क्या लिखे, पहला हम लोग लिखे कि जन्म से पूर्व, जन्म से पूर्व क्या होगा। ठीक है, फिर दूसरा हम लोग लिखेंगे जन्म के बाद तथा यौनारंभ है ना, यौनारंभ, यौना क्या लिखा गया, रुको एक मिनट, यौना आरंभ के पहले। ठीक है, या यौना आरंभ तक लिखेंगे, यौना आरंभ तक लिख देंगे। ठीक है, और तीसरा हम लोग लिखेंगे यौना आरंभ के बाद, यौना क्या लिखा रहा है बार बार, यौना आरंभ के बाद यानी कि आफ्टर प्यूबर्टी। फिर चौथा इधर कर लेंगे हम लोग अंडोत्सर्ग, चौथा हम लोग इधर कर लेंगे अंडोत्सर्ग कर लेंगे। तो ये फिर हम लोग देख लेते हैं। चलो हम लोग शुरू करें, चलो हम लोग थोड़ी शुरू कर लेते हैं। आइए, चलो देखो जन्म से पूर्व क्या होगा, तो हम लोग लिखेंगे
हम लोग लिखेंगे कि मादा भ्रूणीय, जब बच्चा देखो कहाँ होगा, माँ के गर्भ में होगा, तो मादा भ्रूण के अंडाशय में क्या होगा, अंडाशय में लाखों की संख्या में, किसकी संख्या में, लाखों की संख्या में, लाखों की संख्या में क्या बनेगा, ऊगोनिया। क्या बन जाएगा, ऊगोनिया, यानी कि ऊगोनिया सेल का क्या होगा, निर्माण होगा, निर्माण होगा। देखो लाखों की संख्या में गर्भ में ही जो बनना होगा, मादा भ्रूण की जो माँ के गर्भ में होगा, उस वक्त उसके अंडाशय में जितना बनना होगा उगोनिया बन जाएगा। फिर दोबारा जन्म के बाद कभी भी उगोनिया नहीं बनेगा, ना तो इसमें वृद्धि होगा। तो वही बात हम लोग लिखेंगे कि जन्म के बाद, लिखेंगे जन्म के बाद उगोनिया का निर्माण या वृद्धि, सही, या वृद्धि नहीं होती है, नहीं होती है। ठीक है, इतना बात हम लोग लिख दिए। और चलिए कुछ पॉइंट, थोड़ी बात और लिख देते हैं। और क्या होगा, आप देखो आगे लिखेंगे कि ऊगोनिया में अर्धसूत्री विभाजन, है ना, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की शुरुआत, देखो शुरुआत होगी, है ना, कि शुरुआत होगी, लेकिन यहां पे क्या हो जाएगा, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में एक फेज आता है जिसे हम कहते हैं प्रोफेज, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोफेज। लेकिन प्रोफेज फर्स्ट, देखो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट है तो हम भी लिखेंगे प्रोफेज फर्स्ट की अवस्था में क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, और इस अवस्था में लिखेंगे, इस अवस्था को हम लोग बोलेंगे, इस अवस्था को हम लोग क्या बोलेंगे, इस अवस्था को हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे, है ना, प्राइमरी oocyte। क्या बोलेंगे, प्राइमरी oocyte, यानी कि प्राइमरी oocyte बोलेंगे, oocyte कहते हैं। ठीक है, oocyte कहते हैं। अब क्या होगा, थोड़ी इसको देखो फिर से लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं पहले, फिर लिख लेंगे नीचे। चलिए फिर क्या होगा आगे, फिर क्या होगा कि प्राइमरी oocyte के चारों ओर, प्राइमरी oocyte के चारों ओर, है ना, एक परत ग्रेनुलोसा सेल, ग्रेनुलोसा सेल की बन जाएगी। देखो पीछे डायग्राम बना दिए हैं, बन जाएगी, जिसे हम बोलेंगे, जिसे प्राइमरी फॉलिकल्स बोलेंगे, जिसे हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी फॉलिकल्स बोलेंगे। आपको देखो पीछे डायग्राम बना दिए हैं, अंडाशय की संरचना में डायग्राम हम बना दिए, प्राइमरी फॉलिकल्स कहते हैं। ठीक है, यहां तक हमको लिखना पड़ेगा, ये जन्म से पूर्व की सारी घटनाएं हुई। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार रिपीट कर दूं, चलो क्या बोले, जब मादा भ्रूण में होगा, ठीक है, मादा भ्रूण के अंडाशय में लाखों की संख्या में क्या बन जाएगा, उगोनिया बनेगा, उगोनिया सेल का निर्माण होगा। दोबारा फिर जन्म के बाद कभी भी मादा में उगोनिया का निर्माण नहीं होगा, ना तो इसकी वृद्धि होगी। ठीक है, ये बातें आपको लिख दिए। अब तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट क्या हो गया कि उगोनिया में अर्धसूत्री विभाजन की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन कंप्लीट नहीं होगा, है ना, क्योंकि उस जो प्रोफेज 1 जो होगा ना,
और सूत्री विभाजन की अवस्था जिसको कहते हैं प्रोफेज 1, उसमें ये रुक जाएगा, इंग्लिश में कहते हैं एरेस्ट हो जाएगी, इसमें ये एरेस्ट हो जाएगा और इस अवस्था को हम कहते हैं प्राइमरी oocyte बोलेंगे, प्राइमरी oocyte बोलेंगे। डायग्राम आपको अंडाशय की संरचना में बना दिए। चलिए फिर क्या होगा, प्राइमरी oocyte के चारों ओर जो होगा, देखो सिर्फ एक परत की ग्रेनुलोसा सेल की लेयर बन जाएगी, की अस्तर बन जाएगी, है ना, एक परत की अस्तर बन जाएगी, जिसे हम प्राइमरी क्या बोलेंगे, फॉलिकल्स कहते हैं। ये हुआ जन्म से पहले। अब दूसरा स्टेप लिखेंगे हम लोग कि जन्म के बाद, ठीक है, तथा यौनारंभ के तक या यौना आरंभ तक, आफ्टर प्यूबर्टी, यौना आरंभ तक, ठीक है। जब मान ली यौना आरंभ 12 से 15 बरस के बीच मान लो, ठीक है, जब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती है तब तक मान लेते हैं। अब देखो यौना आरंभ हो गया, अब इसमें देखो क्या क्या परिवर्तन होगा। अब इसमें क्या परिवर्तन होगा तो सुनना, क्या परिवर्तन होगा तो इसमें जो होगा, अब यहां लिखेंगे कि प्राइमरी oocyte के चारों ओर, है ना, चारों ओर क्या होगा, एक परत छोड़ो, है ना, एक परत से ज्यादा ग्रेनुलोसा सेल की क्या बन जाएगी, अस्तर बन जाएगी। देखो पीछे डायग्राम बनाया हुआ है, अस्तर बन जाएगी, ठीक है, अस्तर बन जाएगी और साथ ही क्या बन जाएगी, साथ ही एक थीका का निर्माण होगा। एक किसका निर्माण होगा, एक थीका का निर्माण होगा, ठीक है। इसमें एक और थीका का क्या हो जाएगा, निर्माण होगा। डायग्राम देखो इस तरह से आपको बनाए थे कि प्राइमरी oocyte हो जाएगा, ठीक है, इसमें बहुत सारे क्या हो जाएंगे, ग्रेनुलोसा हो जाएंगे। एक लेयर पहले था प्राइमरी फॉलिकल्स में, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, 2 या 2 से बहुत ज्यादा हो जाएगा और साथ में क्या हो जाएगा, साथ में थीका का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा, थीका का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। चलो ये हुआ जन्म के बाद तथा यौना आरंभ तक इतनी घटनाएं होती रहेंगी। अभी भी ये प्राइमरी oocyte ही है, प्राइमरी oocyte ही है। आगे चलो, अगला अब आ जाओ, जब यौना आरंभ यानी कि मासिक धर्म होना स्टार्ट होने वाला है तो फिर क्या होगा। चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं। चलो अब लिखेंगे यौना आरंभ के बाद, तीसरा हम लोग लिखेंगे यौना आरंभ के बाद, यौना आरंभ के बाद यानी कि आफ्टर प्यूबर्टी। आफ्टर प्यूबर्टी क्या होगा, तो इसमें लिखा जाएगा कि द्वितीयक फॉलिकल या पुटक जल्द ही क्या हो जाएगा, तृतीयक पुटक में क्या हो जाएगा, तृतीयक फॉलिकल्स में बदल जाएगा। और क्या होगा, तृतीयक पुटक में क्या हो जाएगा, खासियत भी बोले आपको, तृतीयक पुटक में क्या क्या आ जाएगा, तो तृतीयक पुटक में एंट्रम का निर्माण होगा, एंट्रम का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। एंट्रम क्या था, तो एक लिक्विड से भरा हुआ खाली जगह है, तो एंट्रम क्या हो गया, एंट्रम अगर लिख दें तो क्या लिखेंगे, एक तरल से भरा हुआ गुहा बोले या फिर खाली स्पेस बोल दिए, ठीक है। ये टर्सरी फॉलिकल्स की पहचान है। फिर क्या होगा सर, तो आगे फिर क्या होगा, आगे जो होगा प्राइमरी oocyte, जो इसके अंदर जो प्राइमरी oocyte है ना, प्राइमरी oocyte थोड़ी और लिख लो बाहर की, थोड़ा और बाहर लिख लें, तो इसमें क्या होगा, थीका जो होगा, थीका जो है दो स्तरों में बदल जाएगा,
बदल जाएगा। पहला जो अंदर होगा कौन कौन सा में, तो अंदर होगा उसे बोलेंगे थिक्का, इंटरना, इंटरना, सही, इंटरना। और बाहर वाले को बोलेंगे, ये हो गया अंदर वाला लेयर, ठीक है, और बाहर वाला जो हो गया उसको हम बोलेंगे थिक्का एक्सटर्ना, थिक्का एक्सटर्ना बोलेंगे, एक्सटर्ना बोले, ये हो गया बाहर की तरफ, ये हो गया बाहर की तरफ, ये हो गया। और साथ में ही इसमें परिवर्तन और होगा, और क्या परिवर्तन होगा, तो हम बोलेंगे, और जो परिवर्तन होगा बोलेंगे कि प्राइमरी जो oocyte है, प्राइमरी oocyte में, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण होता है। अर्धसूत्री विभाजन क्या हो जाएगा, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट पूर्ण होगा, पूर्ण होगा, तथा 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 सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte और सेकेंडरी oocyte और प्राइमरी पोलर बॉडी, है ना, यानी कि ध्रुवीय काय, ध्रुवीय काय पोलर बॉडी, पोलर बॉडी का निर्माण होगा, का क्या होगा, निर्माण होगा, सही। अच्छा, ये दोनों का साइज एक जैसा नहीं होगा, इसकी साइज बड़ा हो जाएगी, इसकी साइज क्या हो जाएगी, इसकी साइज बड़ा होगा, और इसका साइज क्या होगा, इसका साइज छोटा होगा। यानी कि हम कह सकते हैं दो असमान विभाजन होगा, एक बड़ी होगी उसको बोलेंगे सेकेंडरी oocyte और छोटी को बोलेंगे प्राइमरी पोलर बॉडी, ठीक है। ये प्राइमरी पोलर बॉडी बना। अब क्या हो जाएगा, ये हो गया। अब जो है सारे संरचना को तृतीयक पुटक बोल दिया, तृतीयक पुटक में आपका बदल गया। अब देखो, चलिए यहां तक आपका हो गया। अब अंत का जो स्टेज होगा, अंत का जो स्टेज होगा, अब चौथा जो स्टेज होगा, अच्छा चलो थोड़ी सी और यहां पे आ जाओ। इसके बाद इसी में क्या होगा, इसी में हम बोलेंगे कि तृतीयक पुटक, तृतीयक पुटक, है ना, तृतीयक पुटक जो है परिपक्व होकर, परिपक्व होकर, होकर, है ना, ग्राफियन पुटक में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, ग्राफियन पुटक में बदल जाएगा। ग्राफियन फॉलिकल में क्या हो जाएगा, ग्राफियन फॉलिकल में बदल जाएगा। इसमें खासियत क्या है, जाएगा, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन होगा। क्या परिवर्तन होगा, तो हम बोलेंगे कि सेकेंडरी oocyte के चारों ओर, सेकेंडरी oocyte के चारों ओर, चारों ओर, है ना, चारों ओर जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा, पेलुसिडा नामक, नामक अस्तर, अस्तर पाया जाएगा। अस्तर क्या होगा, अस्तर पाया जाएगा। अस्तर क्या होगा, अस्तर पाया जाएगा, अस्तर पाया जाएगा। ये हो गया परिपक्व पुटक। अब देखो यहां तक आपको फिर से एक बार पढ़ दूं जल्दी से, चलिए थोड़ी सी पढ़ दिया जाए कि देखो यौना आरंभ के बाद, यानी कि मासिक धर्म जब चलना शुरू हो गया तो फिर क्या होगा, तृतीयक पुटक जल्द ही तृतीयक पुटक द्वितीयक पुटक जल्द ही बदल जाएगा तृतीयक पुटक में। तृतीयक पुटक की खासियत क्या है कि इसमें एंट्रम पाया जाएगा। एंट्रम खास है, एंट्रम क्या है, स्पेशल है, खास है, क्योंकि ये एक तरल गुहा होती है, इसे भरल होता है। डायग्राम देखो अभी अंडाशय से पहले बना दिए, अंडाशय में बनाया हुआ है, का निर्माण हो जाएगा। थिक्का जो है, एक थिक्का था पहले सेकेंडरी फॉलिकल्स में, अब ये बदल जाएगा दो थिक्का में, दो अस्त्रों में बदल जाएगा। पहले अंदर वाले को थिक्का इंटरना बोलेंगे और बाहर वाले को थिक्का एक्सटर्ना बोलेंगे। चलिए फिर देखिए सेकेंडरी oocyte में अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट पूरा हो जाएगा। जो प्रोफेज में रुका हुआ था ना फर्स्ट में, अब वो कंप्लीट हो जाएगा। और सेकेंडरी oocyte दो टाइप, दो असमान आकार के सेल में डिवाइड हो जाएगा। तो पहला हो जाएगा सेकेंडरी oocyte, ठीक है, और
प्राइमरी पोलर बॉडी यानी कि प्राथमिक ध्रुवीय काय में बदल जाएगा, जिसकी साइज छोटी होती है। अब आगे देखो, इतना होने के बाद अब तृतीय पुटक जो है परिपक्व होकर ग्राफियन पुटक, जिसको कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल्स में बदल जाएगा। इसमें थोड़ा सा चेंज क्या हुआ कि सेकेंडरी oocyte के चारों ओर जोना पेलुसेडा नामक स्तर पाया जाता है। और अंत में क्या होगा, अंत में थोड़ा सा और लिख दिया जाए, अंत में क्या होगा, चौथा जो स्टेप मान ले तो अंडोत सर्ग होगा। अंडोत क्या होगा, सर्ग होगा, यानी कि ओव्यूलेशन होगा। ओव्यूलेशन कब होता है, तो मासिक धर्म के 14वें दिन होता है। मासिक धर्म है ना, मासिक धर्म यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना, मासिक धर्म के कौन सा दिन होता है, तो 14वें दिन होते हैं। 14वें दिन होगा। मासिक धर्म होता है 28 दिन का, है ना, कितने दिन का होता है, 28 दिन का, लेकिन 14वां दिन में ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन होने के बाद क्या होगा, ओव्यूलेशन होने के बाद ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल्स जो होगा, ग्राफियन फॉलिकल्स जो होगा, ग्राफियन फॉलिकल क्या हो जाएगा, फट जाएगा, फट जाएगा, ठीक है। और इससे क्या होगा, और इससे क्या हो जाएगा, अंडाणु, ठीक है। हम अंडाणु कह रहे हैं, लेकिन रियल में ये क्या होता है, सेकेंडरी oocyte होता है। सेकेंडरी oocyte का क्या होता है, सेकेंडरी oocyte का क्या होता है, सेकेंडरी oocyte बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाता है, बाहर आ जाता है। ये हो गया, सेकेंडरी oocyte बाहर आ जाता है। इस तरह से आपका क्या हो गया, इस तरह से अंड जनन की क्रिया क्या हुई, पूर्ण हुई। 4 स्टेप में आप लोग लिख देना, है ना, पूरा फिर से वीडियो देखना, आपको याद हो जाएगा सारा। और डायग्राम आपको अंडाशय की संरचना में बना दिए सबका, ठीक है। तो ये हो गया अंड जनन की क्रिया कंप्लीट। अब थोड़ी देखो, इससे लगे हुए टॉपिक ले लेते हैं, अंडाणु की संरचना, जो आपसे बार बार आपसे पूछा जाएगा। तो अब अगला हेडिंग हम लोग अंडाणु की संरचना देख लेते हैं। लगे हाथ आ जाओ, देख लेते हैं, है ना, हेडिंग मारते हैं, क्वेश्चन ही लेते हैं। अंडाणु या सेकेंडरी oocyte की सचित्र व्याख्या करें, सचित्र व्याख्या करें, ठीक है। ये आपका रहेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर रहेगा तो फटाफट हम लोग पहले देख लेते हैं, ठीक है, फटाफट थोड़ी देख लें। अच्छा, अंडाणु कितना निकला था, एक ना, एक ओगोनिया में एक ही अंडाणु निकलता था, लेकिन स्पर्म कितने निकलते थे, 4, है ना, स्पर्मेटोगोनिया से। चलिए आइए अंडाणु के बारे में बात करते हैं। देखो अंडाणु जो होगा, है ना, अंडाणु के बारे में बोला जाए तो ये कैसा होगा, आकार अगर बात किया जाए, आकार अगर बात किया जाए तो कितना होगा, आकार जो होगा वो गोलाकार होगा। आकार कैसा हो जाएगा, आकार होगा इसका गोलाकार, यानी कि अस्फेरिकल, गोलाकार यानी कि अस्फेरिकल, ठीक है, अस्फेरिकल हो जाएगा। ये जो होगा अगुणित होगा, द्विगुणित है। इसको हम एक और नाम कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, मादा युग्मक कहते हैं, है ना। इसको क्या कहते हैं हम, मादा युग्मक, यानी कि फीमेल गैमिट कहते हैं। इसे हम कहते हैं फीमेल गैमिट कहते हैं, ठीक है। और कुछ पॉइंट लिखा जाए, और कुछ अगर पॉइंट लिखा जाए तो हम लिख सकते हैं इसमें कि मादा युग्मक हो गया, फीमेल गैमिट हो गया। और लिख सकते हैं इसमें, है ना, द्विगुणित या अगुणित, तो हम लिखेंगे ये कैसा होगा, अगुणित होगा, यानी कि हैप्लॉइड होगा, हैप्लॉइड होगा, यानी कि इसमें गुणसूत्र हो जाएगा एन, एन बोले तो 23 गुणसूत्र, यानी कि क्रोमोसोम, ठीक है। ये हो गई इसकी बात। और यही जो है, अब अगर बात किया जाए, डायग्राम बनाएंगे तो पहले लिख लो भाग कौन कौन सा होगा। अगर हम लोग भाग इसके देखते हैं तो इसमें हो जाएगा एक बड़ा केंद्रक हो जाएगा, यानी कि एक बड़ा क्या हो जाएगा, एक अंडाणु में एक बड़ा सा क्या हो जाएगा, एक बड़ा सा क्या हो जाएगा, एक बड़ा सा केंद्रक होगा, एक बड़ा सा केंद्रक होगा, यानी कि न्यूक्लियस हो जाएगा, न्यूक्लियस हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा जो होगा, इसमें दूसरा जो भाग होगा हम बोलेंगे ऊ प्लाज्मा, क्या बोलेंगे, ऊ प्लाज्मा, या फिर बोलेंगे ऊ प्लाज्मा, ठीक है। या फिर इसी को हम बोलते हैं कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, क्योंकि अंडाणु भी क्या है, एक
कोशिका है तो कोशिका द्रव हो गया, यानी कि साइटोप्लाज्म हो गया। साइटो क्या हो गया, प्लाज्म हो गया, है ना। तो दो पार्ट हो गए, एक बड़ा सा केंद्रक हो गया और प्लाज्मा यानी कि कोशिका द्रव हो गया। और तीसरा जो लेयर हो जाएगा, तीसरा जो लेयर होगा, इसको हम बोलेंगे सुरक्षा आवरण, है ना। सुरक्षा आवरण में ही सुरक्षा आवरण लेते हैं हेडिंग। और इसमें जो हो जाएगा, तीन टाइप के सुरक्षा आवरण हो जाएंगे। तीन टाइप के क्या हो जाएंगे, सुरक्षा आवरण। तो कौन कौन सा हो जाएगा उसकी नाम लिख लो। सबसे जो सटा होगा, वो प्लाज्मा सटा होगा, उसका नाम होता है, उसका नाम जो हो जाएगा, उसका नाम हो जाता है प्लाज्मा झिल्ली बोलेंगे, प्लाज्मा झिल्ली बोलेंगे, या बीटेलाइन झिल्ली बोलते हैं, या फिर बीटेलाइन झिल्ली बोलेंगे, बीटेलाइन झिल्ली बोल देंगे, ठीक है। और दूसरा जो होगा उसको बोलेंगे जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा बोलेंगे। और थर्ड जो हो जाएगा उसका नाम होता है कोरोना रेडियाटा। क्या नाम बोलेंगे उसको, कोरोना रेडियाटा, रेडियाटा बोल देंगे, ठीक है। अब देखो इतनी सारी बातें को, अंडाणु की संरचना जो है परिभाषा में ये सब लिखना, ये सारे लिखने के बाद अब सबको एक डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं, ठीक है। आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। और डायग्राम बना लेते हैं। चलो देखो डायग्राम में, डायग्राम अगर बनाया जाए तो हम लोग गोलाकार बना लिए, ठीक है। अच्छा, इसमें जो इधर हो गया पूरा कोशिका द्रव हो गया, वो प्लाज्मा हो गया, और बड़ा सा केंद्रक होगा। अच्छा, केंद्रक बीच में नहीं होता है ना, एसेंट्रिक होता है। केंद्रक जो होता है एसेंट्रिक हो जाएगा, और इसमें डीएनए आरएनए होगा, ठीक है। एसेंट्रिक हो गया। इसमें आ जाओ, फिर इसमें झिल्ली लगा हुआ होगा, सही। इसकी चारों ओर क्या हो जाएगा, झिल्ली हो जाएगी। इसके चारों ओर क्या हो जाएगी, झिल्ली हो जाएगी, ठीक है। इसके चारों ओर हम झिल्ली बना दिए। चलो ये झिल्ली हो गया, जिसे हम बीटालाइन झिल्ली बोलेंगे, नाम लिख देते हैं अभी। चलो उसके बाद जो हो जाएगा, एक जो हो जाएगा, एक और लेयर हो जाएगा, एक और आवरण हो जाएगा। इस आवरण का नाम हम लोग बोलेंगे, क्या बोलते हैं, जोना पेलुसिडा बोल देंगे। इस आवरण का नाम क्या हो जाएगा, जोना पेलुसिडा। देखो पहले बनाने दो, फिर आपको हम नाम सबका लिख देते हैं। देखो एक कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है, कंटिन्यूअस पूरा लेयर हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा जोना पेलुसिडा नाम हो जाएगा। और सबसे बाहर की ओर, ठीक है, सबसे बाहर की ओर इस तरह का शेल हो जाएगा, जिसे हम बोलेंगे कोरोना रेडियाटा, जिसे हम क्या बोलेंगे, कोरोना रेडियाटा। इरेगुलर वे में होगा, कोरोना रेडियाटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सबको नाम लिख दें, आज अब सबका नाम लिखते हैं। देखो ये आपका हो गया, क्या हो गया, ये हो गया बड़ा सा केंद्रक, इसका नाम हो गया बड़ा सा, क्या हो गया, बड़ा सा केंद्रक। एक बड़ा क्या हो गया, एक बड़ा लार्ज केंद्रक हो गया, ठीक है, यानी कि न्यूक्लियस हो गया। चलो न्यूक्लियस की बात अभी कर ले थोड़ी सी, नाम लिखते हुए थोड़ा इसके बारे में बात भी करते हुए चलते हैं। अगर बड़ा केंद्रक है, कैसा है भाई, तो n हो गया, यानी कि 23 गुणसूत्र हो गए, अगुणित हो गए, 23 गुण सूत्र हो गए। चलो काम क्या है भाई, तो काम इसका हो गया आनुवांशिक पदार्थ का वहन करना, यानी कि इसके पास क्या होता है बेटा, इसके पास होता है आनुवांशिक पदार्थ होता है, यानी कि जेनेटिक मटेरियल होता है। आनुवांशिक पदार्थ, मादा का आनुवांशिक पदार्थ न्यूक्लियस में ही होगा, यानी इसको बोलेंगे इसके पास क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल किसको बोला जाता है, तो बोला जाता है डीएनए को, है ना। तो यहीं पे डीएनए होगा, ये सारा पार्ट आपको, है ना, डीएनए क्रोमेटिन का फाइबर से, तो डीएनए होगा, ठीक है। ये बातें यहाँ पे हम लोग बोल दिए, किसके बारे में, केंद्रक के बारे में। अब आ जाओ, इस ये जो चारों ओर से घिरा होगा, ये जो चारों ओर से घिरा होगा, है ना, ये जो चारों ओर से घिरा होगा, ये चारों ओर से अगर घिरा होगा, देखो ये चारों ओर से क्या है, घिरा हुआ, तो इसको बोलेंगे प्लाज्मा। क्या बोलेंगे, प्लाज्मा, इसको बोल दिए प्लाज्मा। क्या बोल दिए, इसकी, इस द्रव को बोल दिए प्लाज्मा, प्लाज्मा, है ना, प्लाज्मा। ये हो गया प्लाज्मा, ठीक है।
ओ प्लाज्मा, या फिर इसी को हम बोलते हैं कोशिका द्रव, या फिर इसी का नाम क्या हो गया, कोशिका द्रव यानी कि साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव यानी कि साइटोप्लाज्म नाम हो गया। सर इसका काम क्या है, तो काम क्या हो गया, तो इसमें जो है ना, ये जो है और इसमें जो है एक तो हो गया तरल पदार्थ, ठीक है, तरल पदार्थ है, इसमें बहुत सारे है ना सेल ऑर्गेनल पाए जाएंगे, सेल ऑर्गेनल यानी कि कोशिकांग पाए जाएंगे, कोशिकांग पाए जाएंगे। कोशिकांग क्या होता है सर, तो कोशिकांग में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ये सब इसके अंदर पाया जाएगा। और थोड़ी बात अगर किया जाए, है ना, इसमें थोड़ी और बात किया जाए तो हम बोलेंगे इसमें योग भी होता है, सही। योग जो होता है वो इसमें पोषण भी देता है, योग जो है पोषण में पाया जाता है, लेकिन मनुष्य में छोटा होता है। मनुष्य में क्या होता है, योग छोटा होता है, इसीलिए इसको कहते हैं एलेशीथल, है ना। मनुष्य होता है एलेशीथल होता है, ठीक है। मनुष्य में क्या होता है, बहुत छोटा होता है योग, इसलिए इसको हम एलेशीथल कहते हैं, ठीक। चलिए आगे थोड़ी बात किया जाए। अब देखो जो अभी हम लोग पढ़े थे पहले, क्या क्या पढ़ लिए थे, देखो एक बड़ा केंद्रक के बारे में पढ़ लिए, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ लिए ओ प्लाज्मा, कोशिका द्रव के बारे में। अब पढ़ते सुरक्षा आवरण, जिसमें पहला प्लाज्मा झिल्ली या बिटेलाइन झिल्ली हो जाएगा, फिर जोना पेलुसिडा, फिर कोरोना रेडिएटा, और सबके काम भी देख लेते हैं। आइए फिर चलो देखो क्या हो जाएगा। दो तो हो गया, अब आ जाओ लेयर की बात करते, लेयर की बात कर लेते। चलो अगर इस लेयर की बात करें तो इस लेयर का नाम क्या हो गया, इस लेयर का नाम हो गया बिटेलाइन झिल्ली, बिटेलाइन झिल्ली। अगर बिटेलाइन झिल्ली के बारे में आपको कहना है, बिटेलाइन झिल्ली, बिटेलाइन मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलेंगे। देखो इसकी बात लिखे तो 2 पॉइंट बस ऐसे ही लिख सकते हो। क्या लिखोगे, इसके बारे में लिखोगे कि ये ओ प्लाज्मा से सटा रहता है, से सटा रहता है, ठीक है। ये पतली है, लिख देंगे ये पतली झिल्ली होती है। ये क्या होती है, पतली झिल्ली होती है। अच्छा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी याद रखना कि जो पोलर बॉडी बनता है ना, जो पोलर बॉडी बनता है, यानी कि पोलर बॉडी जो बनता है, पोलर बॉडी, ठीक है, पोलर बॉडी बिटेलाइन झिल्ली के बाहर या बिटेलाइन झिल्ली में स्थित होता है, में स्थित होता है। और ज्यादा सटीक बोलना है तो पेरीविटेलाइन स्पेस होता है, इसके बाद एक स्पेस होता है, उसको कहते हैं पेरीविटेलाइन स्पेस। वहीं पे पोलर बॉडी पाया जाता है सेकेंडरी ओसाइट के बाद, क्योंकि ये सेकेंडरी ओसाइट था, है ना, यहाँ पे पोलर बॉडी होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पे होगा पोलर बॉडी, जोना पेलुसिडा पे नहीं होगा, ठीक है, पेरीविटेलाइन स्पेस में होगा। पोलर बॉडी कहाँ होता है, पेरीविटेलाइन स्पेस, पेरीविटेलाइन स्पेस में होगा, ठीक है, पेरीविटेलाइन स्पेस में होगा। चलो थोड़ी और बात कर लिया जाए, आगे आ जाओ। आगे लेयर कौन सा है, आगे लेयर आपका हो गया जोना पेलुसिडा का। सेकेंड लेयर कौन सा हो गया, जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा हो गया। चलो इसके बारे में अगर लिखा जाए तो ये अर्ध पारदर्शी होता है। कैसा होता है, अर्ध पारदर्शी लेयर होता है, अस्तर होता है, ठीक है। काम क्या है, काम क्या है, तो निषेचन के, है ना, निषेचन के वक्त शुक्राणु यही बाइंड करता है, शुक्राणु को क्या करता है, शुक्राणु को बांधने का काम करता है, शुक्राणु को क्या करता है, बांधने का कार्य करता है, सही। यहां तक आपको 2 लेयर समझ में आ गई। कौन कौन सा समझ में आ गया, बिटेलाइन झिल्ली के बारे में और जोना पेलुसिडा के बारे में। अब थर्ड देखो, सबसे अंतिम जो है, इसका नाम आप क्या बोलोगे,
इसका नाम हो गया कोरोना रेडियाटा। क्या नाम हो गया? कोरोना रेडियाटा। सही। अगर कोरोना रेडियाटा के बारे में बात करो, कोरोना रेडियाटा के बारे में अगर बात किया जाए, है ना, कोरोना रेडियाटा के बारे में अगर बात किया जाए, कलर ले लूं कौन सा? चलो व्हाइट नहीं लूं, हरा ले लेता हूं, नहीं तो मैच कर जाएगा। चलो इस लाइन को लेता हूं। चलो कोरोना रेडियाटा, ये बोलेंगे सबसे बाहरी परत है। सही, अंडाणु की सबसे बाहरी परत है। इसके बारे में लिखना है तो क्या लिखेंगे? सबसे बाहरी परत, सबसे बाहरी परत हो गया। ठीक है। और अगर लिखा जाए तो ये जो है अंडोत्सर्ग के साथ अंडोत्सर्ग के साथ ये भी निकलता है, ये भी निकलता है। ठीक है। अंडोत्सर्ग के साथ ये भी क्या होगा? साथ में निकलेगा अंडाणु के साथ। ठीक है। आगे बोला जाए ये कोरोना रेडियाटा का निर्माण कैसे होता है, तो इसमें चलो मिटा दूं इस लाइन को। चलो, ये फॉलिकुलर सेल यानी कि ग्राफियन फॉलिकल की ग्रलोसा सेल से ही बनी होती। लिख देता हूं, ये जो है ग्राफियन फॉलिकल के फॉलिकुलर सेल से बनता है, फॉलिकुलर सेल से बनता है। ये हुआ आपका अंडाणु का संरचना, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। चलिए, ये सब हम लोग क्या क्या टॉपिक पढ़ लिए? हम लोग 3 टॉपिक आज पढ़े। सबसे पहले अंडाशय की संरचना पढ़ लिए, दूसरा हम लोग अंड जनन की प्रक्रिया पढ़ लिए, और तीसरा हम लोग अंडाणु की संरचना पढ़ लिए। ये सारे आपके लघु दीर्घ ऑब्जेक्टिव के लिए। थोड़ा छोटा सा टॉपिक और लिख लूं, शुक्र जनन और अंड जनन की थोड़ी आपको हम करवा देता हूं अंतर। तो थोड़ा सा एक और टॉपिक ले लो, है ना, थोड़ा सा टॉपिक हो जाएगा शुक्र जनन, है ना, क्वेश्चन हो जाएगा शुक्र जनन, ठीक है, और अंड जनन में अंतर। शुक्र जनन और अंड जनन में अंतर। शुक्र जनन और क्या हो जाएगा? शुक्र जनन और अंड जनन में अंतर। अंड जनन में अंतर हो जाएगा। ठीक है। यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में डिफरेंस। चलो थोड़ी डिफरेंस देख लिया जाए। तो अगर बात किया जाए शुक्र जनन, है ना, शुक्र जनन कब होता था? तो इसकी शुरुआत कब होती थी? तो इसकी शुरुआत जो होती थी, शुक्र जनन की शुरुआत कब होती थी? बोला, शुक्र जनन की शुरुआत कब होती थी पुरुषों में? तो ये जो होता था कहाँ होता था? ये जो होता था, है ना, ये होता था यौना आरंभ में। ये कब होता था? यौनारंभ में होता था। लेकिन इसकी शुरुआत oogenesis की शुरुआत कब होती थी? इसकी शुरुआत मादा में कब होती थी? तो इसको बोलेंगे भ्रूणीय अवस्था में। कब होता था? भ्रूणीय अवस्था में होता था। ठीक है, इसकी शुरुआत भ्रूणीय अवस्था में होता था। दूसरा बोला जाए, ठीक है, और दूसरा अगर बोला जाए तो, ठीक है, अगर बोला जाए कि एक अंडाणु यानी कि एक स्पर्मेटोगोनिया से, ठीक है, कितने शुक्राणु बनते थे? कितने शुक्राणु बनते थे? तो बोलेंगे 4 क्रियाशील शुक्राणु बनते थे। 4 क्रियाशील शुक्राणु बनते थे। 4 क्रियाशील क्या बनते थे? 4 क्रियाशील शुक्राणु बनते थे। ठीक है, 4 क्रियाशील शुक्राणु बनते थे। लेकिन इसकी बात करें तो इसमें बोलेंगे एक oogonia से, एक oogonia, है ना, एक oogonia से क्या बनता था? एक oogonia से एक क्रियाशील अंडाणु बनता था। और क्या बनता था? और एक क्रियाशील अंडाणु और ध्रुवीय काय बनता था। और क्या बनता था? ध्रुवीय
काय बनता था। ठीक है, ये हो गया एक क्रियाशील अंडाणु और एक ध्रुवीय काय। तीसरा अंतर अगर आपसे लिखा गया है तो तीसरा लिखोगे अंतर। ठीक है, तीसरा आप ये लिखोगे कि शुक्र जनन जो होता है, शुक्र जनन सतत प्रक्रिया है। शुक्र जनन कैसी प्रक्रिया है? शुक्र जनन कैसी है? सतत प्रक्रिया, यानी कि कभी रुकता नहीं है। शुक्र जनन सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। लेकिन यहीं पे अंड जनन जो है, oogenesis जो है, oogenesis जो है, ये रुक रुक कर होने वाला है ना। ये रुक रुक कर होता है। ये आप तीन अंतर लगा दोगे। ये आपके अगर लघु में आए तो आप इस तरह से अंतर शुक्र जनन और अंड जनन में बता सकते हो अंतर। ठीक है, तो आपको ये चारों टॉपिक पढ़ा दिए और बढ़िया से आप रेडी करें, है ना। आज के लिए इतना ही, कल हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।